देखो, आज हमने करना है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि बजट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली हम घर पे भी जब कोई भी काम करते हैं या घर की इकोनॉमी को ही स्टेबल लाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, हम बजट बनाते हैं। सेम एज इट इज गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। तो ऐसे ही जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है एज इट इज, आप अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको यूज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन में आ गया कि आप बजटिंग इज क्रिएटिंग अ प्लान। बजटिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लान क्रिएट करते हैं टू स्पेंड योर मनी। हमने अपनी मनी को कैसे स्पेंड करना है। गुड बजटिंग इज स्पेंडिंग लेस देन यू आर अर्निंग। गुड बजट कौन सा होता है, जिसमें आप कम स्पेंड करते हो जितना आपने अर्न किया है, जितना आपने कमाया है उससे कम खर्च करते हो। दैट इज गुड बजटिंग। एज यू प्लान फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स, और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाए हुए हैं वो भी आप प्लान करके चलते हो कि आपने अपना फाइनेंशियली कैसे आपने सारी चीजें लेनी है जो आपने सोची हुई है उस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, या फर्दर आपने फ्यूचर में कुछ लेना है उसके बारे में। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप कैसे मेंटेन करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द बजट प्लान। Budgeting is a process of creating a plan to spend and invest your hard earned money. बजटिंग क्या है, एक प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं प्लान। हमने अपनी जो स्पेंडिंग है, हमने अपना खर्चा है वो कैसे करना है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस वे से, मतलब अपने जो हमारी सेविंग हो जाती है उसको इन्वेस्ट किस वे से करना है कि हमारे जो पर्सनल है एंड फाइनेंशियल गोल्स हैं लाइफ के वो फुलफिल हो जाए। लाइक एवरी ईयर, ऐसे ही ये था एक बजटिंग। बजटिंग क्या होता है, एक प्लान होता है कि हमने अपनी जो अर्निंग है उसमें से कैसे अपने पैसे खर्च करने हैं, हम अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं, उनको फुलफिल कर सके। ऐसे ही एक गवर्नमेंट है, वो भी प्लान करती है बजट टू रन द इकोनॉमी इन अ प्रॉपर मैनर, जो उसकी इकोनॉमी है वो प्रॉपर मैनर से चल सके। ऐसे ही हमारी इंडिया भी इकोनॉमिक प्लान बनाती है, बजट बनाती है, और ऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी बजट बना के ही अपनी इकोनॉमी को रन करती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या है। इन इंडिया में द फाइनेंशियल ईयर इज कंसिडर फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च। आई थिंक वी हैड रेड इट, हमने इसको पहले भी किया हुआ है कि जो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर है वो कंसिडर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, एज इट इज इसको हमने याद रखना है, और वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए, फिजिकल ईयर भी बोलते हैं इसको। To a statement of estimated expenditure and receipts of the government in India for a financial year is called budget। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर आपको लिखना हो, राइट करना हो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ स्टेटमेंट, एक वेरवा होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका आने वाले टाइम में कितना खर्चा हो सकता है और आपको कितनी रेवेन्यू हो सकता है गवर्नमेंट का पूरे साल में। उसी के बेसिस पे वो अपना एक बजट तैयार करते हैं। ये पेपर में होता है। इस बार आपको लास्ट ईयर पता है कि कोविड के टाइम में आई थिंक जो बजट था,
ठीक है, देखो उसके बाद हमें पहले ये चीज क्लियर हुई कि बजट होता क्या है, कि हम घर में भी अगर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है या हमने कोई भी कुछ भी करना हो या घर को रन ही करना है, इकोनॉमी को चलाना है घर की, एक होम की भी, तो हमें वहां पे बजट बनाना पड़ता है। ऐसे ही जो बजट है वो एक गवर्नमेंट भी बनाती है। तो सबसे पहले हमने किया कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इंडिया को में जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कंसिडर किया जाता है 1 मार्च से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो आपका एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपका एस्टिमेटेड कि आने वाले टाइम में कितना खर्चा हो सकता है और कितना रेवेन्यू हो सकता है, उसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या है, फाइनेंशियल ईयर एक कंसिडर किया जाता है, जिसके बेसिस पे एक बजट बनाया जाता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू बजट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड ऑल द स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो जो बजट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके लिए, जैसे मतलब सपोज कर लो फेब में, स्टार्टिंग फेब में ही, 1 फेब में बजट आ जाता है। बजट जब आता है उसमें वो पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी का इतना खर्चा हो सकता है और हमें इतना रेवेन्यू हो सकता है। तो इसीलिए एन इंट्रोडक्शन टू बजट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड ऑल द स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी तानिया, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी मैम, मैम हाँ सेकंड जी, लाइन नहीं मुझे समझ आई। देखो सेकेंड लाइन ये वाली, ये जो मतलब एन इंट्रोडक्शन टू बजट। नो मैम, सो स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड। ओके, हाँ, देखो यहाँ पे इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इज कंसिडर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कंसिडर किया जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो इसीलिए इन्होंने बोला सो अ स्टेटमेंट, इस वजह से एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि आने वाले टाइम में कितना खर्चा हो सकता है और कितनी हमें रिसिप्ट्स हो सकती हैं गवर्नमेंट की, वो फाइनेंशियल ईयर में, इसीलिए उसको बजट कहते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया पूरा फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बजट। दिया अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, फिर ऐसे अब क्लियर है तानिया? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो आपने सिंपल, जैसे ही आपको जितना ज्यादा सिंपल कर सकते हो आप उस वे से उसको उतना सिंपल करके लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये तो जस्ट आपको बताया था कि बजट इंट्रोडक्शन में बजट कैसे हो सकता है। अगर आपको मीनिंग आ जाए तो मीनिंग में आप क्या लिखोगे, गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू एन एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिनोट्स इट्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेशन इन अ फिजिकल ईयर। मैंने अभी आपको बताया ना, फिजिकल ईयर किसको बोलते हैं, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर उसको ही फिजिकल ईयर बोलते हैं। कि गवर्नमेंट बजट रेफर करता है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिनोट करती है कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है और कितना रेवेन्यू होने वाला है, जनरेट होगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आप एज इट इज ऐसे लिख सकते हो, और अगर इसको और सिंपल बनाना है तो आप उसको और सिंपल बना के लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपके पास जैसे जैसे आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ। चैप्टर्स में भी आप टिक करते जाना, जैसे जैसे आपको सिलेबस में था कि हमने पहले उसका मीनिंग करना है, इंट्रोडक्शन करनी है, अब हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स ही करने हैं, क्योंकि आपको सिलेबस बेसिस पे पेपर आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले क्या है, द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन रिलाइज ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है एक नेशन की, रिलाइज का मतलब डिपेंड, वो डिपेंड किस पे करती है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे। हमने किया था ना कि जितनी हमारी सेविंग्स होंगी, हमने सर्कुलर फ्लो भी किया हुआ है कि जैसे सेविंग्स होंगी उसके बेस पे हमारी जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी। अगर बैंक्स के पास पैसा है तो बैंक्स के पास जो पैसा होगा उसके बेसिस पे वो लोन प्रोवाइड करेगी लोगों को। तो लोन, अगर लोगों को लोन इजीली प्रोवाइड होगा वो अपने लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो उससे क्या है, हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन किस पे डिपेंड करती है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे।
Budgetary policy are hence introduced to infuse enough recourse in different public sector. इसीलिए जो बजटरी पॉलिसीज, जो बजट में पॉलिसीज आती हैं, वो इंट्रोड्यूस की जाती है इन्फ्यूज, मतलब इन्फ्यूज का मतलब इनफ रिकोर्स, कि हम पहले से ही हमें पता हो कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हमें पब्लिक सेक्टर से इजीली लोन मिल सकता है। ठीक है, आपको जैसे बजट आता है उसमें मतलब पहले ही वो बता देते हैं कि आपको इतनी अर्निंग वाले लोगों को इतना इजीली लोन मिल सकता है, ये वाली फैसिलिटीज गवर्नमेंट हर एक पीपल को दे रही है जो उसको यूज कर सकता है। तो इसमें बजटरी पॉलिसीज में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इनफ रिकोर्स। ठीक है, जो पहले से ही रिकोर्स कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट में वो चीज लाइक आपके पास वो चीजें पहले ही इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं गवर्नमेंट में कि पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू आप ये वाली हेल्प ले सकते हो। गवर्नमेंट मेक्स प्रोविजन टू बूस्ट द रेट ऑफ सेविंग्स। तो गवर्नमेंट का हमेशा मेक्स प्रोविजन, गवर्नमेंट का ये प्रोविजन रहता है कि वो बूस्ट करे रेट ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स लोगों की ज्यादा हो। इसीलिए वो कहते हैं ना कि आप जीरो बैलेंस पे आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लो। अगर आप बैंक अकाउंट्स ओपन करवाओगे, धीरे धीरे आपको सेविंग्स का भी लगेगा कि हमें सेविंग्स भी करनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट मेक्स प्रोविजन टू बूस्ट द रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मेड विद इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको मेन एम्फोसाइज किसको देना है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, आपने साथ साथ में, हाँ जी सोनिया आप बताओ। मैम सेकंड लाइन नहीं समझ आई जिथों कहंदे इन्फ्यूज इन फॉर हाँ, इसमें इनफ रिकरेंट। ठीक है, देखो बजटरी पॉलिसीज में जैसे देखो आपका जब बजट बनता है ना, तो उसमें ये आ जाता है, जैसे अभी फिलहाल एक बजट में जो लास्ट से लास्ट ईयर था उसमें एक आया था आपके पास, मैंने आपको करवाया था कि मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक की फैसिलिटी थी ना कि जैसे जिसका 10 लाख रुपीज का टर्नओवर है उसको इजीली लोन मिल सकता है। और उसके बाद आपको उसके बाद भी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी फैसिलिटीज क्रिएट की जिसमें स्मॉल सेक्टर्स के लोग अगर वो अपने लेवल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको जो लोन की फैसिलिटी है वो इजीली मिलेगी। देखो इसमें यही बोला है कि जो बजटरी पॉलिसीज आर हेंस इंट्रोड्यूस टू इन्फ्यूज इनफ रिकोर्स, कि मतलब बहुत काफी कितने सारे प्लान्स जो हैं वो बजट में आते हैं जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक सेक्टर से, जैसे पब्लिक सेक्टर्स क्या हो गए यहाँ पे बैंक्स, कि हम बैंक से इजीली लोन ले सकते हैं, बैंक से हम बहुत सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में जैसे देखो पीछे बहुत सारी टाइम में जब आप 2017 से ही देखो जब मेक इन इंडिया का प्लान आया है उसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स लाइक रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, तो कितनी सारी रिकोर्स में आ जाता है कि आपके पास जितने भी प्लान्स आए, आप जरूरी नहीं इसी लाइन को एज इट इज ही लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो बजटरी पॉलिसीज क्रिएट मैनी प्लान्स। ठीक है, विच क्रिएट इनफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने इसमें ये जोड़ना है कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल करती है। आपके पास पॉइंट है, देखो अब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, आपने उसको अपने बेसिस पे जैसे आपको जितनी क्लैरिटी है उसके बेसिस पे लिखो। आप इसमें सीधे लिख सकते हो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन में बताया हुआ है। सेविंग्स होगी फिर ऑटोमेटिकली है इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होगी और कैपिटल फॉर्मेशन से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप से होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है अब? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेज हैं उसको रीअलोकेट करना मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। थ्रू अ बजट द गवर्नमेंट एंडोवर्स टू इक्वली अलोकेट रिसोर्सेज एंड वेल्थ। तो बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एफर्ट, एंडोवर्स का मतलब होता है उसका एफर्ट होता है कि उसने जो अपनी रिसोर्सेज हैं उसको इक्वली अलोकेट करना है, उसकी वेल्थ को इक्वली अलोकेट करना है। अब यहाँ पे देखो कई बार आपको बुक में भी जो टॉपिक दिए होते हैं वो कंफ्यूजिंग लगते हैं, लाइंस भी आपको कंफ्यूज करती हैं, तो ऐसे नहीं, आपने अपने बेसिस पे लिखना है। सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट का एफर्ट होता है कि हमें जो उसके रिसोर्सेज हैं उसकी जो वेल्थ है वो सभी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें इक्वली अलोकेट करें। अब देखो आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि
जो पुअर स्टेट्स होती हैं उनको ज्यादा लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस होता है कि हमने सारी स्टेट को इक्वली स्टेबल करना है। ठीक है, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर जो मतलब ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है वहां पे कम दी जाती हैं क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है, और जो अनडेवलप्ड है उनको भी उन्होंने डेवलपिंग स्टेट बनाना है। इसलिए ये हो जाता है थ्रू अ बजट द गवर्नमेंट मेक एफर्ट्स, यहाँ पे मेक एफर्ट्स टू इक्वली अलोकेट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी लिख सकते हो, टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड वेल्थ टू ऑल ओवर द स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे आप वो लाइन एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो कि वो पुअर स्टेट्स को कम ज्यादा लोन देती है और जो रिच स्टेट्स हैं उनको कम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। दे एनकरेज स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक, ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है कि दे एनकरेज, वो जो जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको इनकरेज करती है, लाइक खादी टू फर्लिश बाय अलाउइंग सब्साइज्ड लोन्स, कि उनको बहुत ही सब्सिडीज में, मतलब सब्साइज्ड लोन का मतलब बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। एंड रिड्यूस टैक्सेस ऑन रॉ मटेरियल्स, तो अगर वो कोई रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए तो उनपे जो टैक्स है वो बहुत कम लिया जाता है, ताकि लोग अपने लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करें, कि वो बिजनेस करना शुरू करें, वो कोई काम शुरू करें जिससे वो अपनी इकोनॉमी की जो बूस्टमेंट है उसमें हेल्प मिले। नीडेड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी चीजें चाहिए होती हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे सारी आ जाएंगी आपकी स्मॉल स्केल सेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, और जितने भी आपके पास लाइक जो हम स्मॉल सेक्टर्स पे बिजनेस करते हैं उसमें आपको कम से कम रेट में लोन भी मिलेगा, और साथ के साथ आपको जो भी आपने रॉ मटेरियल यूज करना है वहां पे आपको टैक्सेस भी कम लगेगा। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो लेवी, यहाँ पे गवर्नमेंट कैन ऑल्सो लेवी हेफ्टी टैक्सेस अपॉन, लेवी इतनी यहाँ पे हेफ्टी में आप क्या लिख सकते हो, हाई टैक्सेस। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा टैक्स लगाती, लेवी मतलब इम्पोज करती है टैक्स अपॉन प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स एंड अल्कोहल टू डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ दीज। तो गवर्नमेंट क्या करता है, उल्टा केस इसमें करता है कि जो चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं, ठीक है, या मतलब हार्मफुल है या उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा जो लाइक रिच कैटेगरीज के पर्सन होते हैं वो करते हैं, ठीक है, रिच एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे उनपे ज्यादा टैक्स लगाती है। उनको जो अगर उनको कोई रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है वो भी बहुत ज्यादा टैक्सेस इम्पोज करके किया जाता है, ताकि उनका जो उनसे जो अर्निंग हो उससे जो फैसिलिटीज है वो जो स्मॉल सेक्टर्स वाले हैं और जो पुअर कैटेगरीज के लोग हैं उनको वो प्रोवाइड किया जा सके। इसीलिए इस पॉइंट्स में हो गया ना रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपने सबसे पहले लिखा कि थ्रू अ बजट, कि गवर्नमेंट का मेन एफर्ट क्या होता है कि उसने इक्वली अलोकेट करना है रिसोर्सेज एंड वेल्थ को। तो इसमें आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि वो जो रिचर स्टेट है वहां पे वो कम लोन प्रोवाइड, कम फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एंड इन द लोअर सेक्शन या मतलब इन लोअर स्टेट्स में या पुअर स्टेट्स में दे प्रोवाइड मोर रिसोर्सेज एंड इजिली लोन दे प्रोवाइड। ठीक है, गवर्नमेंट उनको इजिली लोन भी प्रोवाइड करती है, उनको जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज्यादा इजिली वे से उनको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो भी डेवलपिंग स्टेट में आ सके। हाँ जी बेटा, ठीक है, क्लियर है सबको रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? यस मैम। जो जो चीजें यस। आपको ना डिफिकल्ट लगेंगी उसमें आप अपने वे से उसको ऐड ऑन करते जाना, सिर्फ पॉइंट पे फोकस करना। यहाँ पे मैंने मेन किसको बोला है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को देखना है, उसी के बेसिस पे आप सारा ही उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दोगे, मॉडिफाई करके आप राइट कर सकते हो। और आप करना शुरू कर देना क्योंकि अभी से, क्योंकि आपको राइटिंग स्किल्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी आप सिंपल से ये पॉइंट में ज्यादा इस चीज पे एम्फोसाइज करना कि वो रिचर सेक्शन को, रिचर स्टेट्स को कम लोन प्रोवाइड करती है और कम फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और जो लाइक पुअर स्टेट्स हैं उसको ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एफर्ट क्या होता है कि उसने इक्वली अलोकेट करने हैं अपने रिसोर्सेज एंड वेल्थ को। ठीक है, तो नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम की बात होगी। टू क्लोज द इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर सेवरल बजटरी स्कीम्स आर लॉन्च फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड। ठीक है, तो इनकम गैप जो है रिच एंड पुअर कैटेगरीज पे, उनमें जो इनकम गैप है उनको खत्म करने के लिए
गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है। जैसे आप इसमें मेंशन कर सकते हो मनरेगा स्कीम्स भी लॉन्च की हुई है गवर्नमेंट ने, कि सपोज कर लो कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ठीक है, जिस अगर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नेम एनरोल करवाते हैं, जैसे आप लोग भी, जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, आप अपना वहां पे नोट करवाओगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नेम, तो आपको अगर 1 साल के अंडर अंडर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आपको 100 डेज के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो ऐसे मतलब गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है कि इनकम गैप जो है रिच एंड पुअर कैटेगरीज में खत्म करने के लिए वो बजट में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है। ऐसे ही उन्होंने मनरेगा स्कीम लॉन्च की है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है। अब आप देख रहे हो कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस आप बहुत सारे मैनिफेस्टोस कर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में ये करेंगे, वो भी ये स्कीम्स के अंडर ही करेंगे, ठीक है। सेवरल बजट स्कीम्स आर लॉन्च फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सब्सिडीज। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि आपको जो आप गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाते हो उसमें वो ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देंगे। जैसे सपोज कर लो जो पुअर कैटेगरीज के लोग हैं उनको कम रेट पे एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। टैक्सेशंस भी उनको कई चीजों पे उनको टैक्स कम लगता है, ठीक है। उनको टैक्स जो ज्यादा रिच कैटेगरीज में आते हैं उनको टैक्स ज्यादा इम्पोज होता है, ठीक है, उनको टैक्स भी पे करना पड़ता है। आर इफेक्टिवली यूज टू अचीव दिस गोल। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में मेन आप किस चीज पे एम्फोसाइज करोगे कि उन्होंने इनकम गैप को खत्म करने के लिए जो बजटरी स्कीम्स है गवर्नमेंट वो लॉन्च करती है बजट में, ठीक है, कि वो इफेक्टिवली काम कर सके। उसमें आप सब्सिडीज के बारे में लिख सकते हो, इसको और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि गवर्नमेंट क्या है, जैसे ये सब एलपीजी वाले सिलेंडर की मैंने आपको एग्जांपल दी, ये लिख सकते हो। और भी आपके पास अगर कोई एग्जांपल्स हैं तो वो आप लिख सकते हो। ऑन द होल आप मुझे लास्ट में बताना। नेक्स्ट, टैक्सेस आर इफेक्टिवली यूज टू अचीव दिस गोल। तो टैक्सेशंस भी वो कम लगाती है कुछ चीजों पे जो इजीली लोगों को प्रोवाइड हो सके। जैसे रॉ मटेरियल की अभी हमने लास्ट में बात की थी, जो खादी इंस्ट्रूमेंट है या मतलब लाइक स्मॉल सेक्टर्स पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पे इनको टैक्सेस भी कम लगाए जाते हैं ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की वो प्रॉपर वे से हो सके। यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट है वो रिच कैटेगरीज पे ज्यादा टैक्स इम्पोज करती है और उसके थ्रू जो इनकम होती है उसको क्या करती है वो पुअर कैटेगरीज में सब्सिडीज के फॉर्म में उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो जो इनकम का जो गैप है वो प्रॉपर हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर वे से हो सके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बजट keenly focus on lowering the price fluctuation in the market। बजट का जो मेन यहाँ पे बजट मेन फोकस ऑन लोअरिंग द प्राइस फ्लक्चुएशन, कि बजट का जो मेन फोकस होता है, जैसे ये चीज मैंने आपको क्लास में भी बताई थी कि जैसे बजट आ गया, बजट में कुछ चीजों का प्राइस पहले ही फिक्स्ड हो जाता है कि आने वाले टाइम में जैसे सपोज कर लो वीट का प्राइस ये होगा, पैडी का प्राइस ये होगा, बजट में वो पहले ही एस्टिमेटेड प्राइस बता देते हैं, ठीक है। तो उनका ये मेन फोकस होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है, उनका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट बहुत कम हो मार्केट में, ठीक है। जो डेली ड्यूरेबल्स गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स का प्राइस बहुत अप डाउन आता रहता है, वो नहीं बजट में आता। पर कुछ चीजें होती हैं जो बजट में पहले ही अनाउंस कर दी जाती है, तभी लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी से बजट का वेट करते हैं। और इस बार आप लोगों ने बजट बहुत अच्छे से सुनना है कि हम उसकी एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे प्रॉपर अच्छे वे से, ठीक है। तो बजट कीनली फोकस ऑन लोअरिंग द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। बजट का जो मेन फोकस होता है कि उसने प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं उसको मेंटेन रखें। Policies like deficit budget during deflation and surplus budget during inflation thrive on bringing stability within the economy। देखो policies like deficit budget में क्या होता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। जैसे इसमें क्या होगा कि आपकी जो इकोनॉमी है, सपोज कर लो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें क्या है, डेफिसिट बजट कब होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और उसको रेवेन्यू
कम हो रहा है, उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बफर स्टॉक है, जैसे सपोज कर लो कि हमारी इकोनॉमी में लाइक डेफिसिट हो चुका था, जैसे कोविड आया तो गवर्नमेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ी और उसमें मतलब रेवेन्यू तो हो ही नहीं रहा था, ठीक है, रेवेन्यू बिल्कुल कम हो गया था और एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता जा रहा था क्योंकि हमें बहुत सारी जैसे लाइक हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ी। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना बफर स्टॉक निकालती है या गवर्नमेंट अपना जो पहले का रेवेन्यू है वो निकालती है या कहीं किसी केस में वो लोन भी लेती है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। तो वो क्या होता है डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन एंड सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ चुके हैं, डेफिसिट का मतलब कि उसको जब लोन लेना पड़ेगा किसी और कंट्री से तो वो डेफिसिट में जाएगी। अगर सरप्लस में कि उसको मुनाफा ज्यादा हो रहा है तो उस चीज में मतलब उसको कहीं चीज से कोई चीज में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वो क्या करेगी इन्फ्लेशन के टाइम में हर एक चीज पे सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी लोगों को कि उन कई चीजों का प्राइस वो एक स्टेबिलिटी पे रख सके। तो सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के टाइम में निकाला जाता है, थ्राइव ऑन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी विद इन द इकोनॉमी। पर आप सोचोगे कि ऐसे कैसे कि इस बार तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आया था, आया हुआ है, अभी भी है, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा किया। देखो बजट जो है वो बार बार रिवाइज नहीं होता, बजट एक बार आपका आ जाता है, जैसे ही उन्होंने मतलब अब फेब में आपका बजट आ गया उसके बेसिस पे उन्होंने सारे टाइम टू टाइम अपना खर्चा मेंटेन रखना है, ठीक है। तो जो रिवाइज्ड बजट होता है उसमें वो चीजें होती हैं क्लियर थोड़ी बहुत, जिसमें गवर्नमेंट क्या है कि कई बार डिस्कस करती है, फिर वो अपने अगर बफर स्टॉक निकालना हो तो वो निकाल सकती है, अगर लोगों को सब्सिडीज देनी हो तो वो दे सकती है, बट ये सारा ऑन द होल एक रेवेन्यू मिनिस्टर के पास होता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर इसको ही वो मैनेज करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमने अपनी इकोनॉमी में कैसे मेंटेन करनी है, कि एकदम से ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा मतलब एक पीक लेवल पे किसी चीज का प्राइस चला जाए, उसको फिर मेंटेन फाइनेंस मिनिस्टर ने ही करना होता है। बस आपने इसमें रखना है याद कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में गवर्नमेंट क्या करती है डेफिसिट बजट कब निकालती है डिफ्लेशन के टाइम में और सरप्लस बजट कब निकालती है इन्फ्लेशन के टाइम में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वेलिटी ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट का क्या होता है कि उसने इकोनॉमिक इक्वेलिटी सोसाइटी में बनाई रखनी होती है, मेन उसका फोकस होता है कि गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वेलिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपके बेसिस पे क्या होगा, क्या हो गया कि उसने एक इकोनॉमिक इक्वेलिटी मेंटेन रखनी है कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग स्टेट पे आ जाए। दे डू सो बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन द affluent classes of society and spending them for welfare of the economically weaker section of the community, ठीक है। ऑन द होल ये कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हो कि मेन क्या होता है कि वो क्या करती है दे डू सो बाय इम्पोजिंग, कि मतलब वो टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा किस पे लगाती है अफ्लुएंटेड, मतलब यहाँ पे आप हायर क्लासेस भी लिख सकते हो, ठीक है, रिच सेक्शन भी लिख सकते हो, जो रिच सेक्शंस के लोग हैं उनपे वो ज्यादा टैक्स लगाती है और उनसे जो अर्निंग होती है वो क्या करती है स्पेंडिंग दैम फॉर वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, और उसको स्पेंड करती है वेलफेयर ऑफ द कि उनके कल्याण के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो बजट में ही दे दी जाती है। उसके बाद हमारे पास है फाइनेंसिंग पब्लिक एंटरप्राइज। जो फाइनेंसिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस में आपके पास आ जाएगा सेवरल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज मतलब जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती हैं वेलफेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे एन एनुअल बजट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू सच बिजनेसेस टू ग्रो, जैसे कई बार एनजीओज हो गए, ठीक है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं वो ऐसे पब्लिक सेक्टर्स ओपन किए जाते हैं जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। तो उन चीजों पे गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई पर्सन या कोई एक अथॉरिटी कोई एंटरप्रेन्योर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लाइक इसमें हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं, सिविल हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आ सकते हैं, कि ऐसे सेवरल पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। उन पे गवर्नमेंट क्या करती है एनुअल बजट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू सच बिजनेस टू ग्रो। तो फिर एनुअल बजट क्या करता है प्रोवाइड करता है उनको फाइनेंशियल एड,
कि मतलब उनको सहायता प्रोवाइड करता है कि वो अपना बिजनेस को ग्रो कर सके। जैसे हमारे अभी पंजाब में 3 मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले थे, तो अभी हुए नहीं स्टार्ट, उन्हें 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे, जिसमें बहुत कम रेट्स पे मेडिकल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड हो सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑर्गेनिकली स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, कि जो इकोनॉमी है जिसमें पुअर सेक्शन के भी लोग जो हैं वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से ह्यूमन कैपिटल हो सके एक इकोनॉमी की, वो ग्रोथ को मेंटेन कर सके। तो फाइनेंशियल पब्लिक एंटरप्राइज में आपने मेन फोकस बताना है कि गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या होता है, सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो अगर कोई फाइनेंशियल पब्लिक एंटरप्राइज, अगर कोई पब्लिक एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई ऐसी चीज जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करता है, उन लोगों को फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो इसमें देखो पॉइंट से ही क्लियर है, रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि क्षेत्र वाइज अगर कोई जो एरिया है, एरिया वाइज, इसमें रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब अगर एरिया वाइज कोई स्टेट या कोई लोकेलिटी बैकवर्ड है, तो इसमें क्या होता है, वन ऑफ द चीफ एम ऑफ द गवर्नमेंट बजट टू एलिवेट सोशल प्रपोर्शन, कि उसने इस प्रपोर्शन को, जो डिसप्रपोर्शन हो चुका है, जो मतलब अनअनुपात है, जो सही से कोई चीज नहीं चल रही, कि इकोनॉमी का एक सेक्टर, जैसे इंडिया में देख लो, मेन इनका ये हमेशा बजट आता है, उसका मेन फोकस ये होता है कि इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, बजट में आपने ये भी देखा था कि जो प्लान्स आते हैं वही बजट भी आते हैं, तो प्लान में ये भी देखा जाता है कि हमने कैसे उनको, जैसे लास्ट ईयर हमने कितनी ग्रोथ अचीव की थी, इस ईयर हमने कितनी करनी है। ग्रोथ में हम सारी चीजों की बात करते हैं, जिसमें आपने देखा था एग्रीकल्चर की ग्रोथ कितनी है, ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ कितनी है। हाँ जी प्रभु, आप अपना क्वेश्चन बताओ। मैम डिस्पैरिटी दा मतलब की हुंदा वा? डिस्पैरिटी का मतलब होता है पक्षपात भी हो सकता है, जैसे मतलब रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी में पक्षपात भी हो सकता है कि लाइक डिसइंटीग्रेशन, बायसनेस? हाँ बाइस्ड, हाँ बाइसनेस, हाँ ऐसे भी हो सकता है कि सपोज कर लो कि कोई रीजनल कोई एरिया ऐसा है जो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, जो पूरी तरह से बैकवर्ड है, तो इसका जो मेन गवर्नमेंट का बजट होता है उसमें क्या होता है, टू एलिवेट सोशल डिसप्रपोर्शन, उसको खत्म करना है। They achieve so by installing manufacturing facilities in the economically weaker section of the society. इसलिए वो इंस्टॉल करती है कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, लाइक उनको बहुत ही कम रेट पे, लाइक अभी बहुत सारी आपने वो पढ़ी थी, स्कीम्स आई थी जिसमें उनको बहुत इजीली लोन मिलेगा, हाउस मतलब अगर मुद्रा आवास योजना की, मुद्रा योजना भी है, ठीक है, आवास योजना भी थी, कि उसके अंदर वो बहुत ही थोड़े रेट में उनको घर बनाने के लिए लोन दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गैस की फैसिलिटी दी जाएगी। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो मतलब उनके बच्चों को भी पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, वो सारी चीजें इंस्टॉल की जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की। एड्रेस का मतलब उनको भी देखा जाता है। जब बजट आता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एड्रेस करना रीजनल डिस्पैरिटी को, कि कहाँ कहाँ से, कौन कौन से एरिया से जो हमारी इंडिया है वो अंडर डेवलप्ड है, तो उसको हमने इस बार अपनी इकोनॉमी में उसको डेवलप्ड करना है। ऑल्सो बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सप्लाईज डायरेक्टली, और उनको क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आई थिंक ये हम स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट कल करेंगे। पहले मैं आपको वो डिस्कस करूं कि आपके जो जो डाउट्स है ना, वो एक बार आप डिस्कस करो।